हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका संगीता एजुकेशन एकेडमी में। तो आज हम लोग एच टेट से पढ़ेंगे। हरियाणा टेट की वैकेंसी जो निकली हुई है उससे हम लोग पढ़ेंगे 30 क्वेश्चन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन दोस्तों, कहने के लिए तो 30 क्वेश्चन रहेगा, तो लेकिन ये 50 क्वेश्चन के बराबर रहेगा। इसमें भी हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और आप लोग को देखिएगा कितने आसानी से सारा क्वेश्चंस लर्न हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और आपके एग्ज़ाम में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये सारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर क्या रहेगा? घटेगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, एक समान रहेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पानी और नमक ये दोनों क्या है? सजाती हैं। एक जात के हैं, एक कैटेगरी के हैं। तो जब एक एक जात के जाती हैं तो क्या रहेगा? एक समान रहेगा। समझ में आया? तो ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं? इतना इजी क्वेश्चन है दोस्तों को आप लोग देखते ही चुटकियों में लगा देंगे। आधा से ज़्यादा तो आंसर आप लोग बता देंगे। तो बताइए, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? देखिए, निगेटिव पूछा है तो हमको निगेटिव आंसर देना है। तो वायु प्रदूषण का देखिए, वाहन से जो धुएं निकलते हैं उससे हमारा वायु प्रदूषण होता है। उद्योग से, फैक्ट्रियों से जो धुएं निकलते हैं उससे वायु प्रदूषण होता है। धूल के कण, जहाँ पे धूल के कण बहुत ज़्यादा, मिट्टी एकदम बिखरी बिखरी रहेगी, वहाँ पे वायु प्रदूषण होता है, हवा चलती है तो। लेकिन ठोस अपशिष्ट ये कोई वायु प्रदूषण का कारण नहीं है। तो नहीं है, तो नहीं पूछा है, तो नहीं का आंसर नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय ताप वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है? कौन सी गैस अधिकतम भूमंडल में तापमान की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है? मतलब किस गैस की वजह से तापमान में ज़्यादा वृद्धि होती है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो देखिए, जो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इस गैस की वजह से तापमान में, भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो जाती है। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर ग सही होगा। और आप लोग ये बताइए कि नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो देखिए दोस्तों, चंद्र ग्रहण कब लगता है? सबसे पहले तो याद रखिएगा, चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है? तो चंद्र ग्रहण हमेशा किस दिन लगता है? पूर्णिमा के दिन लगता है, पूर्णिमा। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो अमावस्या के दिन लगता है, अमावस्या के दिन लगता है सूर्य ग्रहण। हमेशा याद रखिएगा ये दोनों, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन। तो पूछा चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण कब लगता है बताइए दोस्तों? पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है। सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच होती है। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के सीधे रेखा में होती है। तो बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण लगता है दोस्तों जब पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है। अब कैसे बताते हैं। ये है अपना सूर्य, एक मिनट, अच्छे से हम लोग सूर्य भगवान को बनाते हैं। ये है अपना सूर्य, ठीक है। अब चंद्र ग्रहण की प्रक्रिया है ये, और ये है अपना चंद्र, ठीक है। तो पृथ्वी जब बीच में आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के, तो ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। लेकिन अगर सूर्य ग्रहण पूछे, सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। याद रखिएगा, एक बार बीच में पृथ्वी आती है और एक बार बीच में चंद्रमा आता है। सूरज कभी भी बीच में नहीं आता है। तो याद रखिएगा, जब पृथ्वी बीच में आए तो चंद्र ग्रहण लगता है, और जब चंद्रमा बीच में आए तो सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है। देखिए, आप लोग का एक क्वेश्चन से कितना सारा क्वेश्चन तैयार हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। आई होप आप लोग को ये प्रक्रिया समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन से देखिए कितना सारा क्वेश्चन बन जा रहा है। फिर चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संगमरमर कैंसर की घटना कारण है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। आजकल ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। मतलब इस तरह से पूछा जाए संगमरमर कैंसर की घटना, या फिर पूछता है ताजमहल के जो इमारत है उसका पीलापन क्यों होता है, तो बताइए कज्जल कण के कारण, अम्लीय वर्षा के कारण, CFC के कारण, या फिर कोहरा के कारण। तो ये संगमरमर कैंसर की घटना का कारण है अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। समझ में आया। अब एसिड रेन कौन कौन सी गैस होती है आप लोग बताइएगा। बताइए, चलिए हम ही बता देते हैं। नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्साइड, मतलब नाइट्रोजन सल्फर के ऑक्साइड होते हैं जो वाष्प के द्वारा ऊपर चले जाते हैं, और जब बारिश होता है तो वो अम्लीय वर्षा होता है, एसिड रेन होता है, जिसके कारण ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है, या फिर संगमरमर कैंसर की घटना हो रही है। आप लोग घर में सुने होंगे कि जब जिस बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जैसे मम्मी पापा दादी दादा कहते हैं कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, तबीयत खराब हो जाएगा। क्यों तबीयत खराब हो जाएगा? क्योंकि एसिड रेन वो होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी को इफेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, नहीं भीगना चाहिए। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग में तापमान किसमें, ग्लोबल वार्मिंग में तापमान क्षोभ मंडल का बढ़ता है, क्षोभ मंडल का बढ़ता है, आयन मंडल का बढ़ता है, मध्य मंडल का बढ़ता है, समताप मंडल का बढ़ता है। बताइए आप लोग किसमें ग्लोबल वार्मिंग का तापमान ज़्यादा बढ़ता है? तो वो बढ़ता है आप लोग का क्षोभ मंडल में। ये क्षोभ है दोस्तों, ये क्षोभ है। क्षोभ मंडल में ग्लोबल वार्मिंग का तापमान ज़्यादा बढ़ता है। और ये आयन मंडल, इसमें जो विद्युत संबंधी जितना भी घटना होती है उसमें होती है। और ये समताप मंडल में देखिए, समताप मतलब बराबर, सम मीन्स बराबर। इस मंडल में हवाई जहाज उड़ाया जाता है, प्लेन उड़ाया, जितने भी क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटती हैं। समझ में आया। तो इसका आंसर होगा क नंबर, ग्लोबल वार्मिंग का तापमान क्षोभ मंडल में बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसी कल्चर किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार पूछा जा रहा है पीसी कल्चर। और एक कल्चर और बताते हैं आप लोग को, रुक जाइए, इसको सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। और इस समय सबसे ज़्यादा पूछ रहा है सेरी कल्चर। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सेरी कल्चर किससे संबंधित है। पहले तो पीसी कल्चर किससे संबंधित है देख लेते हैं। मधुमक्खी पालन से, मत्स्य पालन से, मुर्गी पालन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इससे संबंधित है मत्स्य पालन, मछली पालन से। ये मत्स्य पालन या मछली पालन एक ही होता है। ठीक है। पिसिकल्चर किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। और मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है बताइए? एपी कल्चर, एपी। ठीक है। मधुमक्खी पालन का एपी कल्चर हो गया, पीसी कल्चर का मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी पालन को पोल्ट्री कहते हैं, पाल्ट्री। ठीक है। इसको हम लोग मुर्गी पालन कहते हैं। और मत्स्य पालन को पीसी कल्चर, और मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर। आप लोग बताइएगा सेरी कल्चर किससे रिलेटेड है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल सेरी कल्चर को ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछना ही पूछना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता मापने की यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, या फिर बैरोग्राफ। भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है? तो ये नापी जाती है सिस्मोग्राफ से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? मतलब इन निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो वो देखिए, शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, या फिर सवाना बायोम। ये देखिए सवाना क्या है? एक घास का मैदान है। ठीक है। अब बताइए कमेंट करके कहाँ पे पाया जाता है सवाना घास का मैदान। तो इसमें बताइए सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो पाई जाती है सबसे ज़्यादा जैव विविधता उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। ठीक है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखते जाइएगा ध्यान से।
फिर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन के विषय में वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? पर्यावरण अध्ययन के विषय में वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। निगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो निगेटिव क्वेश्चन का आंसर भी निगेटिव होगा। तो चलिए देखते हैं हम। वन संरक्षण ये तो है भाई, पर्यावरण में ये तो आता है पर्यावरण अध्ययन में। जल संरक्षण ये भी पर्यावरण अध्ययन में आता है। मृदा संरक्षण ये भी पर्यावरण। तो राजनीतिक संरक्षण नहीं आता है और निगेटिव का आंसर निगेटिव। तो ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित गतिविधि में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? उसी तरह का क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन देखिए किस तरह घुमा के पूछा है। तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण कैसे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करके, बिल्कुल सही है। बृहद पौधारोपण करके, ये भी पौधों को जितना हम लगाएंगे उतना ही हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। जलाशयों की सफाई करके, जी नदी तालाब पोखरा, आप लोग देखिए गंगा नदी को साफ कराने में कितना सरकार पैसा खर्च किया है। तो ये सब तो पर्यावरण संरक्षण के संबंधित है। लेकिन वनोन्मूलन मतलब वनों की कटाई, ज़्यादा से ज़्यादा वन की कटाई करोगे तो उससे मृदा अपरदन होगी, वर्षा के चक्र में परिवर्तन होगा, तो इससे तो नुकसान होगा ना। तो ये वनोन्मूलन पर्यावरण संरक्षण के संबंधित नहीं है। तो नहीं का आंसर नहीं, यानी ऑप्शन नंबर क सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? टुंड्रा का, सवाना का, टैगा का या स्टेपीज का? तो बताइए किसका दूसरा नाम है? तो ये है टुंड्रा का। आर्कटिक मरुस्थल टुंड्रा का दूसरा नाम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पेड़ों की कटाई घटाती है। पेड़ों की कटाई घटाती है, क्या घटाती है? सॉरी, पेड़ों की कटाई क्या घटाती है बताइए? पेड़ों की कटाई घटाती है भूस्खलन? जी नहीं, पेड़ों की कटाई से तो भूस्खलन ज़्यादा से ज़्यादा होता है। मृदा अपरदन? जी, मृदा अपरदन भी तो ज़्यादा होता है। तो पेड़ों की कटाई से क्या घटता है? तो वर्षा घटता है दोस्तों। जैसे पेड़ कट जाता है तो वर्षा कम होने लगता है। जब पेड़ ही तो जैसे मान लीजिए जमीन में जल है, पेड़ अवशोषित करता है, फिर भाप बन के ऊपर जाता है, फिर बारिश होता है, फिर वही प्रक्रिया पेड़ जल को अवशोषित करता है, फिर भाप बन के ऊपर जाता है। तो पेड़ों की कटाई से क्या घटती है? वर्षा घटती है। ठीक है, जहाँ पे देखेंगे आप लोग पेड़ पौधे ज़्यादा वहाँ वर्षा अधिक होती है, जहाँ पेड़ पौधे कम होते हैं वहाँ वर्षा कम होती है। तो पेड़ों की कटाई से वर्षा घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल चक्र को नियंत्रित कौन करता है? घास स्थल, वन, पल्लव, उपरिरोही? बताइए आप लोग, जल चक्र को नियंत्रित कौन करता है? तो ये करता है वन। जल चक्र को नियंत्रित कौन करता है? वन करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन गतिविधि है? चाय की, रबड़ की, शहतूत की? तो ये सारे उपरोक्त सभी सरकारी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सारे खेती वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार गैर वन गतिविधि है। ठीक है, चाय, रबड़, शहतूत, ये तीनों। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, केदारनाथ अभ्यारण्य निम्नलिखित के लिए जाना जाता है। केदारनाथ अभ्यारण्य किसके लिए जाना जाता है? बाघों के लिए, पक्षियों के लिए, हाथियों के लिए, फिर कस्तूरी मृग के लिए? तो केदारनाथ अभ्यारण्य हमेशा कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है, मृग के लिए। समझ में आया? और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये केदारनाथ अभ्यारण्य कहाँ पे है, किस स्टेट में पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा केदारनाथ अभ्यारण्य किस स्टेट में पड़ता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों के कटान के प्रमुख परिणाम हैं। वनों के कटान से क्या क्या नुकसान हो सकता है बताइए? वन प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश होता है। बिल्कुल, जब वन कट जाएगा, मान लीजिए जैसे आपका घर है, अगर आपके पास घर नहीं रहेगा तो आप कहाँ जाओगे? तो उसी तरह जो छोटे जानवर, जीव जंतु, चाहे बड़े जानवर चाहे छोटे जानवर, जो जीव जंतु हैं, वो अपना घर, अपना आश्रय जंगलों वनों में बनाए रहते हैं। तो मान लीजिए अगर वन के कटान से उनका क्या होगा? आवास का विनाश हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, इससे तो होता है। जल चक्रण का प्रभाव, जी बिल्कुल, जल चक्रण का भी प्रभाव चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी हम आपको बताए हैं कि पहले पेड़ जो होता है वो जड़ों में जल अवशोषित करता है, फिर तनों तक पहुंचता है पत्तियों के माध्यम, फिर वो धूप होती है, धूप के वाष्प बनकर ये बूंद के रूप में ऊपर चला जाता है, फिर उसके बाद
वर्षा होती है, संघनन होता है, फिर वर्षा होती है। तो ये सारी प्रक्रिया जो होती है, जल चक्रण का प्रभाव वनों से ही होता है, पेड़ पौधों से ही होता है। तो फिर देखिए मृदा अपरदन, जी सही बात है, वन की कटाई होगी तो मृदा अपरदन होगा। क्यों? क्योंकि गिरता नहीं है, मिट्टी की आखिर खनन होगा तभी तो वन कटाएगा, और जब वन कटाएगा तो मृदा अपरदन होगा। तो इसका सरकारी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में या फिर असम में। तो बताइए आप लोग इसका आंसर कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित। तो ये है दोस्तों राजस्थान में। और बताइए राजस्थान में इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक है रणथंभौर, और ये भी राजस्थान में पाया जाता है, और केवलादेव, ये भी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। सरिस्का भी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। तो ये सारा आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो स्थित है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो स्थित है। कोटोपैक्सी जागृत ज्वालामुखी का क्या मतलब होता है दोस्तों? जो ज्वालामुखी हमेशा लावा को बाहर निकालता रहता है, सक्रिय रहता है, उसे जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। तो ये कहाँ स्थित है? सिसिली में, हवाई में, इंडीज में या फिर रॉकीज में? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो ये स्थित है इंडीज में। समझ में आया? इसका आंसर ग होगा। और ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। और कोई देश पूछे तो इक्वाडोर। ठीक है, ने अब सोचिए, देखिए एक क्वेश्चन से आपका 2-2, 3-3 क्वेश्चन तैयार होते जा रहा है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट आज का वीडियो है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। WWF से आशय है वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या फिर वर्ल्ड वाच फंड? बताइए WWF से क्या आशय है? तो इसका आशय है दोस्तों वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर शेर परियोजना स्थित है। अब बताइए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गिर राष्ट्रीय कहाँ पे है? गिर शेर परियोजना कहाँ स्थित है? तो बताइए आप लोग ये कहाँ है गिर? तो देखिए गिर, ग से गिर और ग से गुजरात। तो गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में या फिर नागासाकी में? तो बताइए ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है एम्स्टर्डम में। देखिए कितना इसका नाम कठिन है, लेने में कितना दिक्कत हो रहा है। ऑप्शन नंबर ग सही होगा दोस्तों। बिल्कुल, बहुत ही ध्यान से देखिए, कितना सारा क्वेश्चन एकदम इजी है। आप लोग फट फट करते होंगे, आप लोग एकदम चुटकियों में उड़ा देंगे अगर इस तरह का पेपर आ गया मज़ेदार। तो भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया? बताइए, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया? 1960 में, 1973 में, 1972 में या फिर 1975 में? तो भारत में टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में स्टार्ट किया गया। और हाँ, एक क्वेश्चन और पूछता है, टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? तो बताइए आप लोग टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? तो टाइगर स्टेट हम लोग मध्य प्रदेश को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाघ हैं। तो इसे हम लोग टाइगर स्टेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था दोस्तों 1972 में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? या फिर एक सिंह गैंडे के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है?
तो होता है भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है, बांदीपुर नेशनल पार्क में, कॉर्बेट नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में या फिर गिर नेशनल पार्क में। तो देखिए गिर तो शेरों के लिए जाना जाता है जो कि गुजरात में है, और बांदीपुर है कर्नाटक में है दोस्तों ये, और कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये तो उत्तराखंड में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है आप लोग बताइए, तो ये है असम में। आप लोग देखिए एक क्वेश्चन से कितना ज़्यादा क्वेश्चन आपका तैयार हो जा रहा है। काजीरंगा असम में, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में और गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। तो भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। ऑप्शन नंबर ग सही होगा, और एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक सिंह गैंडा वहाँ पाया जाता है जो है असम में। चलिए ठीक है, आप लोग असम में बताइए कौन सा फेमस झील है जो असम में है, उसको भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। ये टाइपिंग में थोड़ा इधर हो गया है। विलुप्ति के करीब जीव, नदियों में प्रदूषण, घटता भूजल स्तर या वायु प्रदूषण। तो देखिए रेड डाटा बुक IUCN किसके लिए चर्चा जारी किया गया है, तो ये जारी किया गया है विलुप्ति के करीब जीव, जो जानवर जो जीव विलुप्त होते जा रहे हैं। जैसे देखिए पहले हम लोग बहुत सारे चिड़िया को, रंग बिरंग चिड़ियों को देखते थे, लेकिन अब उसमें से कुछ चिड़िया ऐसी हैं जैसे गौरैया की प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, कुछ चील, बाज, ये सब अब उतना नहीं देखने को मिलते हैं, नीलकंठ उतना। तो जो जिसकी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, जैसे किसी भी चिड़ियाघर में या फिर किसी राष्ट्रीय उद्यान में नहीं मिल रहा है, उसको रेड डाटा बुक के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में, अहमदाबाद में, कोयम्बटूर में या फिर देहरादून में। तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिए, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है, मतलब जो जानवरों से प्यार करता हो, जिसको जानवरों के बारे में रिसर्च होता हो, तो वो है देहरादून में। देहरादून में ये पड़ता है, और देहरादून कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है, ये कॉलेज है, बहुत सारी मूवी में दिखाया गया है, आप लोग देखे होंगे। फिर चलिए, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं, 16 घास स्थल कहाँ, पश्चिमी घाट, हिमाचल, पूर्वी घाट या फिर विंध्याचल। बताइए 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं, तो पाया जाता है पश्चिमी घाट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों की संकटग्रस्त जातियां वे हैं, प्राणियों की संकटग्रस्त जातियां कौन है, मतलब क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है। तो इसका आंसर होगा, जो अन्य जातियों के लिए खतरनाक है, जी नहीं, जो विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाते हैं, जी नहीं, जिनकी संख्या कम हो गई है या जिनके लुप्त होने की खतरा है। तो जिनके लुप्त होने की खतरा है यही संकटग्रस्त जातियां हैं। जैसे अभी हम बताए हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि जो जातियां, जो जीव जंतु लुप्त होते जा रहे हैं, रेड डाटा के अंतर्गत रखे गए हैं, उसी से संबंधित ये भी क्वेश्चन है। प्राणियों के संकटग्रस्त जातियां जो जिनके लुप्त होने का खतरा बढ़ता जा रहा है, मतलब वो अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट रेड पांडा कब शुरू किया गया। तो देखिए टाइगर प्रोजेक्ट, रेड पांडा प्रोजेक्ट, ये सब लोग आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रोजेक्ट रेड पांडा कब शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया था 1994 में। कब शुरू किया गया था, 1994 में। आज का 30 क्वेश्चन, लेकिन कहने के लिए 30 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन से ज़्यादा हम लोग पढ़े हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। या टेस्ट से रिलेटेड मेरे चैनल पे और भी वीडियो पड़े हुए हैं, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।